मेरा शौहर मेरी माँ का भांजा था जिसे मेरी माँ ने मेरे गले में डाल दिया था। अभी भी वो ड्राई फ्रूट खा खा कर छिलके जमीन पर फेंक रहा था। मुझे जिस कदर गंदगी से चिढ़ थी, हर चीज तरतीब से रखने की आदत थी, वो उतना ही बेतरतीब शख्स था। सोफे पर टांगे पसारे हुए, दोनों पाँव सामने शीशे की टेबल पर रखे, वह आधे से ज्यादा लेटा हुआ था। मैंने कहा, शिराज, तुम पूरा दिन घर पर होते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि घर की सफाई तुम करो, लेकिन कम से कम घर को गंदा तो मत किया करो। मेरी बात सुनकर उसने बस एक सरसरी सी नजर मेरे तपे हुए चेहरे पर डालकर हटा ली। मैं थकी हारी घर पहुंच चुकी थी और घर का ये हशर देखकर मेरा खून खौल उठा था। मेरे पास आकर बोला, मुझे पता है तुम मुझे किस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हो। मैं रोज मुलाजमत ढूंढने जाता हूँ और अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो जरूरी है कि तुम मुझे ताने देती रहो। आजकल तुम्हारा खा रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे इतनी बातें सुनाती हो। एक बार मेरी नौकरी लगने दो, तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। वो मुझे गुस्से से देखते हुए बोला। मैंने दिल में कहा, पिछले 1 साल से तो एक पैसा तक वापस नहीं किया, आगे क्या दोगे। शिराज घर से बाहर जा चुका था। मैंने अपना पर्स साइड पर रखा और कमरा ठीक करने लगी। सारे घर के काम करने के बाद मैंने रात का खाना भी बना लिया। मैं शाम तक फ्री होकर स्कूल की कॉपियां चेक कर रही थी कि शिराज वापस आया। उसके साथ आज भी उसके आवारा दोस्त मौजूद थे, जिन्हें देखकर मुझे चिढ़ होने लगी। मुझे शिराज ने अंदर जाने का इशारा किया और दोस्तों को ड्राइंग रूम में बिठाकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, रोटियां ज्यादा पकाना, मेरे दोस्त खाना खाकर जाएंगे। मैं गुस्से से बेचौताब खाकर रह गई थी। एक तो खुद में कम्मा था, उस पर दोस्तों को मुफ्त खोरी के लिए बुला लेता था। मैंने रोटियां बनाई और शिराज खाना अंदर ले गया। ये शिराज का हर दूसरे तीसरे दिन का मामूल था। वो दोस्तों को लेकर घर आ जाता था। मेरा सारा बजट आउट हो जाता था। मैं शिराज की इन आदतों से तंग आ चुकी थी। कई बार मैंने शिराज से इस बात पर बहस हो चुकी थी। हर बार वो मुझसे कह देता था कि तुम मुझे घर बैठकर खाने के ताने देती हो। बस ये बात कहकर वो मुझे खामोश कर देता था। लेकिन इस बार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने कहा, अगर तुम में वाकई गैरत है तो जाओ और जाकर कमा कर दिखाओ मुझे। मैं पिछले 1 साल से ऐसी बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। आखिरकार मैं भी इंसान थी। स्कूल की थका देने वाली ड्यूटी देने के बाद घर के सारे काम मुझे ही को करने पड़ते थे। कहने लगा, ठीक है, आज के बाद मैं तभी घर आऊंगा जब मैं कमाने लगूंगा। ये कहकर वो घर से निकलकर चला गया। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं भी गुस्से में थी, लेकिन रात तक मेरा सारा गुस्सा खत्म हो चुका था। रात 12 बजे के बाद तो मुझे शिराज की फिक्र सताने लगी। वो अभी तक वापस नहीं आया था। मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की तो वो फोन भी नहीं उठा रहा था। मैंने उसे मैसेज किया कि घर वापस आओ, लेकिन उसने अपना फोन ऑफ कर दिया। रात के 2 बज गए। मैं हद दर्जा परेशान थी। मुझे अकेले घर में खौफ महसूस हो रहा था। कभी मुझे शिराज पर गुस्सा आता तो कभी ये फिक्र सताने लगती कि वो रात कहाँ पर गुजारी होगी। उसके मतलबी दोस्त उसे कभी भी अपने घर लेकर नहीं गए होंगे। रात भर उसका इंतजार करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं सुबह उठकर स्कूल चली गई, लेकिन मेरा जहन शिराज की तरफ ही था। अब मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मुझे उससे ये बात कहना ही नहीं चाहिए थी। ऐसा भी क्या कहता था मुझे, बस मेरे साथ 2 वक्त की रोटी ही लगा लेता था। कभी कभार दोस्तों को बुलाकर खाना खिला दिया करता था। शिराज की वो बातें जो मुझे गुस्से में मुब्तला कर दी थी, अब मुझे वो अपनी ही कमजरफी लग रही थी। मैं अकेली नहीं रह सकती थी। मुझे तन्हाई से खौफ महसूस होता था। घर गई तो घर साफ सुथरा था, लेकिन मुझे जहर लग रहा था। अकेला खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ने लगा। मैं बेबसी से रो पड़ी। मैंने खाना भी नहीं खाया। अपना फोन उठाया तो सोच लिया कि शिराज से माफी मांग लूंगी, उसे कहूंगी वापस आ जाए। मैं उसे आज के बाद कभी ताने नहीं दूंगी। मुझे याद आने लगा कि शिराज जब 10 साल का था, मेरे खालू और खाला एक हादसे में जान गंवा बैठे थे। उसके बाद से शिराज हमारे साथ ही रहता था। वो मुझसे 1 साल छोटा था, इसीलिए मैंने कभी उसे देखकर ये नहीं सोचा कि मैं कभी इसकी दुल्हन बन जाऊंगी। वो भी मेरे बारे में ऐसी सोच नहीं रखता था। शुरू ही से उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। वो मुझसे उम्र में 1 साल छोटा था, लेकिन मुझसे 2 जमात पीछे था। मुझसे पढ़ता था बचपन से, और उसकी कभी 1 मिनट नहीं बनती थी। मैंने इंग्लिश में MA करने की टीचिंग की नौकरी कर ली। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। शिराज ने रो पीट कर बमुश्किल BCom किया था, और इस तालीम पर भी उसे नौकरी हासिल करने की जरूरत थी। कई बार वो नौकरी को बस इसलिए छोड़कर आ जाता था कि बॉस उस पर रौब से बात किया करता था। जेब उसकी खाली थी। वो भी मेरी माँ के लाड प्यार का नतीजा था। मुझसे ज्यादा उन्हें अपने भांजे की मोहब्बत थी, जो मुझे एक आंख नहीं भाती थी। असल तो मेरे पैरों से जमीन उस वक्त निकली जब मेरे लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था। मैं तो इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी अम्मी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरी बेटी मेरे भांजे से मंसूब है। ये सुनकर तो मैं हैरत में आ गई। मैं तो शिराज से 1 साल बड़ी थी, उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी।
मैंने अम्मी से साफ इनकार कर दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन शिराज से शादी नहीं करूंगी। शिराज भी बाहर खड़ा सुन रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरा इनकार मेरी माँ को इतनी बड़ी असियत में डाल देगा। रात को ही अम्मी को हार्ट अटैक हो गया। शिराज ही उन्हें मेरे साथ अस्पताल लेकर गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने मेरी वालदा को परेशान होने से मना किया था। मैं अब अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखने लगी थी। जैसे ही वो कुछ बेहतर हुई तो मुझसे कहने लगी, शिराज से निकाह कर लो। मैंने अम्मी से कोई इख्तलाफ नहीं किया लेकिन मैं दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो गई। निकाह के बाद जब मैं कमरे में बैठी तो अपना ज़ब्त खो बैठी। अपनी माँ के सामने तो मैंने एक आंसू नहीं बहाया लेकिन दुल्हन बनी कमरे में बैठी मैं फूट फूट कर रो रही थी। जब शिराज कमरे में दाखिल हुआ मैं तब भी रो रही थी। उसने मुझ पर बस एक ही नज़र डाली थी। कहने लगा, इतनी ही तकलीफ हो रही है तो शादी से इनकार का हक था तुम्हें, कर देती। मैंने मिन्नत नहीं की थी तुम्हारी कि मुझसे शादी करो। मुझे भी कोई तुम खास पसंद नहीं हो लेकिन क्या करूं, खाला के टुकड़ों पर जो पला हूं, इसलिए इनकार नहीं कर सका। मैंने अपने आंसू साफ किए और खुद को संभाल कर बोली, तुम गलत समझ रहे हो, मैं अम्मी की बीमारी की वजह से रो रही थी। जो होना था वो तो हो चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने दिल में मेरे लिए नफरत का बीज बोए। वो मुझे गौर से देखने लगा और फिर बोला, तुम सच कह रही हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिर अम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी। 3 माह बाद वो हमें छोड़कर चली गई। ये गम हम दोनों के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि शिराज को भी मोहब्बत मेरी माँ से ही मिली थी। लेकिन वक्त हमें संभालना सिखा देता है। शादी के 1 साल के अरसे में और तो कुछ नहीं बदला था लेकिन मुझे शिराज से मोहब्बत जरूर हो गई थी। कई बार हमारी लड़ाई हुई थी लेकिन वो यूं घर छोड़कर कभी नहीं गया था। 4 दिन गुजर गए थे लेकिन वो वापस नहीं आया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। जब एक रात को 12 बजे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, पहले तो मैं डर गई कि कहीं कोई चोर ना हो। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? कहने लगा, शिराज हूं, दरवाजा खोलो। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ मैं उसके साथ लगकर रोने लगी कि वो कहाँ गया था, क्यों गया था। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप मेरे शिकवे सुनता रहा। जब मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हुआ तो मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा मैं उसे कभी कोई ताना नहीं दूंगी। वो कहने लगा, उसे नौकरी मिल गई है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। क्या वाकई वो नौकरी करके ही वापस आया था? कहने लगा, उसे नौकरी मिल गई है इसीलिए वापस आया है। फिर उसने अपनी जेब से पहली बार पैसे निकालकर मेरे हाथ पर रखे। मैं हक्का बक्का खड़ी उसका चेहरा देख रही थी। वो मेरे हाथ में पैसे रखकर अंदर कमरे में चला गया। अब वो मेरा हर तरह से बहुत ख्याल रखने लगा था। मुझे रात को रोज केले का शेक पिलाता जब से मुझे गहरी नींद आने लगी थी। लेकिन एक बार मैंने अपने कानों से ये सुना, वो किसी से कह रहा था, मेरी बीवी की फिक्र मत करो, उसे तो कानों कान खबर नहीं होगी कि रात उस पर उसके साथ क्या खेल खेला जाता है। मुझे ये सुनकर हैरत सी हुई थी। शिराज हंसकर कहने लगा, हाँ हाँ, उसे नशा आवर दवा के लिए शेक में डालकर पिला देता हूँ। फिर उसे कुछ खबर नहीं होती कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। बस तुम वक्त पर पहुंच जाना, तुम हमेशा देर कर देते हो। अगर बीच में मेरी बीवी की आंख खुल गई और दवा का नशा खत्म हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कहकर उसने अपना फोन बंद कर दिया। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरा शौहर मुझे केले के शेक में नशा देता था, इसके बाद अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे साथ। ये सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा। शिराज ऐसी घटिया हरकतें करके पैसे कमा रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सारा बचपन हमारा साथ गुजरा था। वो काम चोर था ये मैं मानती थी। मुझसे पैसे मांगने में भी शर्म महसूस नहीं करता था, ये भी जानती थी। लेकिन वो मेरा शौहर था, मेरा कजन था, मेरे साथ उसका बहुत सा वक्त गुजरा था। वो कैसे चंद पैसों की खातिर मुझसे ऐसा काम ले सकता था? ना मेरा कोई मायका था, कोई रिश्तेदार था। कहाँ जाती, किससे जाकर शिकायत करती? कुछ देर बाद ही शिराज किसी काम से कमरे से बाहर निकलने लगा तो मुझे यूं बाहर खड़े देखकर उसकी रंगत उड़ गई। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे दरियाफ्त कर रहा था लेकिन मैं सुन ही कहाँ रही थी, बस खाली खाली आंखों से उसे देख रही थी। मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, तुम ठीक तो हो? मैंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा जहां मैं खड़ी हूँ वो सारी जगह घूमने लगी है। मुझे शदीद चक्कर आने लगे। मेरा ज़हन इस बात को तस्लीम करने से कासिर था। मैं बेहोश होकर वहां गिर चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने अस्पताल के बेड पर थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी थी। शिराज मेरे पास बैठा था।
मुझे खुली आंखें देखकर बड़ी फिक्रमंदी से मेरा हाथ थामा, मेरी तबीयत पूछने लगा। कहने लगा, अब तुम स्कूल नहीं पढ़ाओगी, इतनी मेहनत कर करके तुमने अपनी सेहत खराब कर ली है, बस अब कुछ भी कमाओ। मैं दिल में सोचती थी कि जैसे तुम कमा रहे हो तब मैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सोच चुकी थी कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन जो खबर उसने मुझे सुनाई मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगा, तुम उम्मीद से हो, अब तुम किसी स्कूल में कोई जॉब नहीं करोगी, बस अपना ख्याल रखोगी। मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा, मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी। मुझे याद नहीं था कि वो इस माँ कब मेरे पास आया था। मुझे तो केले का शेक पिलाकर सुला देता था, तो क्या मैं एक गुनाह को अपने वजूद में लिए हुए थी? ये सोच मेरे लिए एक नई अज़ियत थी। मैं रो रही थी, मेरा सब जवाब दे गया था। मैंने कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरी बात पर वो हैरान हुआ था। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? उसने मेरा हाथ थाम रखा था, लेकिन मैंने उसे खुद से दूर धकेल दिया। मैंने कहा, मुझे नफरत है तुमसे और इस बच्चे से। मेरी बात सुनकर वो परेशान हुआ। कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? शादी के 1 साल के बाद अल्लाह ने हमें ये खुशी दिखाई है और तुम शक कर रही हो? मैंने उसे ताज्जुब से देखा कि कैसा बेगैरत शख्स था, एक गुनाह को खुशी कह रहा था। उसने शायद गैरत बेच खाई थी, लेकिन मेरा ज़मीर जिंदा था। बस मैं रोए जा रही थी, सोच चुकी थी कि शिराज के साथ नहीं रहूंगी। घर जाते ही मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे घिन आने लगी है और ना ही मुझे ये बच्चा पैदा करना है। वो इस बार गुस्से से मेरे पास आया और कहने लगा, कौन सा पागलपन का दौरा पड़ा है तुम्हें? खबरदार, जो मेरे बच्चे को तुमने कोई भी नुकसान पहुंचाया तो। आज तक मैंने तुम्हारी सारी कड़वी बातें सुनी है, तुम्हारे हर गलत रवैये को खामोशी से बर्दाश्त किया है, लेकिन अगर तुमने अपनी फजूल सी नौकरी की खातिर मेरे बच्चे को खत्म करना चाहा तो मेरा बहुत बुरा रवैया देखोगी। वो बड़े गजबनाक लहजे में मुझसे बात कर रहा था। पहली बार वो इतने गुस्से में था। कैसा बेगैरत शख्स था कि एक गुनाह को मेरे वजूद का हिस्सा बनाना चाहता था। पूरा दिन मैं कमरे में बैठी रो रही थी और वो कमरे से बाहर बैठा रहा। रात को फिर मेरे लिए केले का शेक बनाकर ले आया। कहने लगा, तुमने सुबह कुछ नहीं खाया, ये पी लो। मैंने नफरत से उसे देखते हुए ग्लास पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। मैंने कहा, मुझे नहीं पीना कुछ भी, तुम एक घटिया इंसान हो। मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं रात भर रोती रही। सुबह अपने बैग में कपड़े डाले और कमरे से बाहर निकल गई। वो ड्राइंग रूम में सो रहा था। मैं घर से निकलकर हॉस्टल में आकर रहने लगी। अपने स्कूल की जॉब छोड़कर मैंने दूसरे स्कूल में जॉब कर ली। बस अगर कुछ नहीं कर पाई तो इस बच्चे से निजात, क्योंकि डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया था कि आपके शौहर जब खुद आकर इस बात की जिम्मेदारी देंगे तभी हम ये करेंगे, वरना नहीं। हॉस्टल में मेरी दोस्ती अपनी रूममेट से हो गई। 6 माह का अरसा गुजर गया था। मेरी रूममेट की शादी थी। वो कहने लगी, मैं इसकी शादी पर लाजमी आऊं। मैंने उसे लाख मना किया, लेकिन उसने मुझसे वादा ले लिया। मैं उसकी शादी पर चली गई। बारात के आते ही ढोल की थाप पर भंगड़े शुरू हो चुके थे। जब सामने मेरी नजर पड़ी तो होश उड़ गए। मेरा शौहर बारात के आगे आते लुंगी पहने ढोल की थाप पर नाच रहा था। उसके साथ बहुत से ख्वाजा सरा नाच रहे थे। मैं उसे हैरत से फटी फटी आंखों से देख रही थी। वो यहाँ शादी पर इस तरह से क्यों नाच रहा था? तो उसने अब ये काम शुरू कर दिया था। इससे पहले कि मैं वहां से वापस जाती उसकी नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। उसका नाच वहीं खत्म हुआ। कुछ देर वो मुझे बेयकीनी से देखता रहा, फिर लोगों का रश हटाकर मेरे पास आने लगा, लेकिन मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाकर उस हॉल से बाहर निकल गई। मैं तेजी से चल रही थी और वो मेरे पीछे मुझे पुकार रहा था। सड़क इस वक्त सुनसान थी। मुझे बस एक रिक्शे का इंतजार था, लेकिन मेरी तेज रफ्तारी शायद उसके मुकाबले में कम थी। वो चंद मिनट में ही मेरे पास पहुंच गया। मुझे बाजू से पकड़कर रोककर कहने लगा कि कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मेरे बार बार इनकार करने पर भी उसने मेरा बाजू नहीं छोड़ा। एक टैक्सी रोकी और मुझे उसमें बिठाकर खुद भी बैठ गया। घर पहुंचकर उसने मुझसे मेरे चले जाने की वजह पूछी। मैंने कहा, तुम मुझसे गुनाह करवाते थे। मुझे केले के शेक में नशा पिलाकर तुम अपने दोस्तों को बुलाते थे और मुझसे पैसे कमाते थे। मैंने खुद तुम्हें फोन पर ये सब कुछ कहते सुना है। न जाने वो लोग मेरे साथ क्या क्या करते रहे। मेरी बात पर उसने अपना सर पकड़ लिया। कहने लगा, ऐसा समझती हो तुम मुझे? कहने लगा, मैं तुम्हें केले के शेक में नींद की मेडिसिन देता था, लेकिन इसलिए कि तुम रात भर सोई रहो और मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर मेकअप करके लोगों की शादियों पर जाकर नाचता था ताकि पैसे कमा सकूं, क्योंकि
नौकरी मुझे कोई ढंग की मिल नहीं रही थी, इसीलिए सोचा कि चंद घंटों की मेहनत से यहाँ मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बचपन से मैं तुम्हारे यही ताने सुनता आ रहा था कि तुम्हारी माँ मुझे पाल रही है या तुम स्कूल में पढ़ाकर मेरे खर्चे पूरे कर रही हो। जो नौकरी मुझे मिल रही थी उससे तो मैं घर चलाने से कासिर था, इसीलिए मुझे यहाँ एक रात में चंद घंटे नाच कर इतने पैसे मिल जाते थे जितने मैं महीने भर मेहनत करके भी कमा नहीं सकता था। लेकिन अगर तुम्हें सच बता देता तो तुम मुझे ये काम करने नहीं देती। मैं इतना भी बेगैरत नहीं था कि अपने ही घर की इज्जत को, अपनी बीवी को, अपनी मोहब्बत को यूं रुस्वा करता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे बारे में ये भी सोच सकती हो। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। मैंने कैसे सोच लिया कि वो मेरे साथ ऐसा कोई गुनाह भी कर सकता है। काश कि ये बात मैं इससे पहले ही पूछ लेती तो नौबत यहाँ तक ना आती। कई बार हम अपनी जिंदगियां सिर्फ इसलिए बर्बाद कर लेते हैं कि हम गलत फहमियां दूर करने के बजाय किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और फिर जिंदगी के किसी मकाम पर पछताते हुए नजर आते हैं। आज मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जज्बाती होकर कोई गलत कदम नहीं उठा लिया था, वरना मैं अपने शौहर से हमेशा के लिए हाथ धो बैठती। बेशक शौहर की आमदनी थोड़ी ही सही, लेकिन कम से कम वो मेरा मुहाफिज तो था और इसका एहसास आज मुझे हो चुका था।